वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के इस सेशन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2022 के सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो बच्चे अभी 11वीं से 12वीं में आए हैं उन सभी लोगों के लिए नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम समय समय पे पोल भी लेते रहते हैं बच्चों के कि कौन सा नया सब्जेक्ट ऐड करना है। बच्चों की डिमांड इकोनॉमिक, फाइन आर्ट, सोशोलॉजी इन सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी कंटेंट जल्दी आने की अब शुरुआत हो जाएगी इस सेशन से। पार्ट 2 है, इस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी और साथ में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर के रिगार्डिंग में पहला पार्ट पहले आ गया था, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। पहला पार्ट जाके ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जब जाके आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। इस साल के लिए आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात आप सभी लोगों के लिए ये है कि डाउनलोड जो है PDF फाइल जो भी हम बनाते हैं, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम के ऊपर आप सभी लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। EP फैमिली करके है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाता है, तो आप वहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो आप सभी लोगों को क्या होगा, वहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी फाइल हम कराते हैं वो अवेलेबल हो जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बी द मेंबर ऑफ द पाठशाला चैनल। अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, जहाँ तक भी हमने पढ़ा था हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपको पता हो तो हमने 3 टाइप की डेंसिटी समझी थी। नंबर 1 डेंसिटी हम नॉर्मल डेंसिटी समझते थे किसी पर्टिकुलर प्लेस की। दूसरी डेंसिटी हम समझते थे क्रियात्मक घनत्व, बोलते हैं इसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इस डेंसिटी का मतलब ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन को जिन जिन इलाकों के अंदर खेती होती है उन इलाकों से अगर हम डिवाइड कर दें तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि टोटल पॉपुलेशन कितने नेट कल्टिवेटेड एरिया के ऊपर आश्रित है या डिपेंडेड है। दूसरा एग्रीकल्चर डेंसिटी में हमें ये समझ में आता है कि टोटल जनसंख्या जो है उसमें से नेट कल्टिवेटेड एरिया जो है उतने ही काम करने वाले लोग जो हैं वो कितने हो सकते हैं, मतलब कितने लोग हैं। तो टोटल हमें ये समझ में आता है। ओवरऑल अगर मोटा मोटा आपने समझना है तो मोटा मोटा बस इतना समझने की कोशिश करिएगा कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारी जनसंख्या और टोटल वो एरिया जहाँ एग्रीकल्चर होता है। लेकिन एग्रीकल्चर डेंसिटी, जिसे कृषि घनत्व बोलते हैं, उसके अंदर टोटल वो एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन साथ में उतने ही लोग जो उन पे एग्रीकल्चर करते हैं सिर्फ उनको डिवाइड करा जाता है। तो ये मोटा मोटा सा डिफरेंट है। अब आगे जो हमारा टॉपिक बढ़ना है वो यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया है। दिस इज कॉल्ड द जनसंख्या वृद्धि, दैट मीन्स बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या, देखो किताब के अंदर ना टोटली पढ़ने वाली कहानी पूरी की पूरी है और मैं मेन चीज पे फोकस कराने की कोशिश करूंगा, आप उस पर ही फोकस रहिएगा और आपका क्लियर होता चला जाएगा। जनसंख्या चेंज का मतलब, जनसंख्या चेंज समझ लीजिए, नंबर में किसी भी जनसंख्या का बदलाव होना, नंबर में किसी भी जनसंख्या का बदलाव होना जनसंख्या में परिवर्तित होता है। दैट मीन्स चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो या वो नेगेटिव चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का बदलाव होना। यानी कि किसी विशिष्ट समय के दौरान किसी स्थान व्यक्ति की संख्या में परिवर्तन होना सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, उसे पॉपुलेशन चेंज कहते हैं या चेंज इन द नंबर कहते हैं। तो जनसंख्या, बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, डेथ रेट कम होगा तो जनसंख्या घटेगी। नॉर्मल है, ज़्यादा समझना नहीं है। अब बोला ये जाता है कि अगर हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में चेंज अगर हो रहा है तो उसके घटकों को समझ लीजिए, कॉम्पोजिशन को समझ लीजिए। आपकी बुक के अंदर 2 चीज़ों पे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, बर्थ रेट और डेथ रेट। कहने का मतलब अगर जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होता है तो 2 मुख्य घटक, जनसंख्या का बढ़ना और जनसंख्या का घटना। इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। एक रीज़न और बोला जाता है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और एक व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर कहीं और बसता है। जहाँ पे वो ऑफकोर्स निकलता है उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे वो पहुँचता है उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि आप हरियाणा से निकल गए, हरियाणा से निकल के आप दिल्ली पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। मतलब 3 मोटा मोटा कारण अगर मैं समझ लूँ तो 3 मोटे मोटे कारण होते हैं जनसंख्या के परिवर्तन होने का। पहला डेथ रेट, दूसरा बर्थ रेट, तीसरा माइग्रेशन। अब इसी के बिहाफ पे आपको NCERT ने सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करी है कि अगर जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो जनसंख्या में परिवर्तन होने के 3 मुख्य कारण बोले जाते हैं। नंबर 1 आपने समझ लिया, नंबर 2 आपने समझ लिया। अब बर्थ रेट का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, नॉर्मल है, समझ लीजिएगा। डेथ रेट का फॉर्मूला नॉर्मल है, नहीं बताऊंगा, समझ लीजिएगा।
अब यहाँ पे आगे की बात जो हमें करनी है माइग्रेशन के बारे में, क्योंकि ये भी जनसंख्या के परिवर्तन का कारण बनता है। अगर कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा माइग्रेट कर जा रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे वो जनसंख्या बढ़ेगी, जहाँ से जनसंख्या निकलती जा रही है ऑफ कोर्स वहाँ पे जनसंख्या घटेगी, ये तो हमें पता है। इसीलिए जनसंख्या के दो कंपोनेंट पे एनसीईआरटी ने पूरा फोकस करा है। एक प्राकृतिक जो नेचुरल है, जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, नेचुरल एक पौधा होता है ना, एक पेड़ होता है, पेड़ होता है, उसमें कितने पत्ते गिरते हैं, कितने पत्ते घटते हैं, लेकिन नेचुरली वो पेड़ बढ़ता चला जाता है। एक होता है अनुमानित, इसे बोलते हैं इंड्यूड, इसका मतलब एग्जैक्टली पता होता है कि किसी प्लेस पे कितनी जनसंख्या है। दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, इस पे फोकस कर लीजिएगा, कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनसंख्या में बदलाव के कारण को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। क्या है दोस्तों, नंबर वन समझते हैं नेचुरल। नेचुरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए किसी एक प्लेस पे 100 बच्चे जन्म हुए, मतलब मान लो कि 110 लोग बच्चे जन्मे थे, जिसमें से 100 बच्चे बच गए, लेकिन इन दोनों का डिफरेंट अगर देखा जाए तो 10 बच्चे मर गए। ऐसे ही सेम यहाँ पे मान लेते हैं कि 900 बच्चे जन्मे थे लेकिन 800 बच्चे मर गए, तो टोटल बच्चे कितने, 100 बच्चे। कहने का मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जितने बच्चे मर रहे हैं उसके बीच के डिफरेंस को माइनस करके आपको नेचुरल पता चल जाता है कि भैया नेचुरली ग्रोथ कितनी हो रही है। मतलब मान लेते हैं छोटा छोटा मोटा मोटा रेशो, आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली के अंदर एक साल के अंदर 1000 बच्चा पैदा होता है। 1000 बच्चा एक साल में, एक महीने में मान लेते हैं या एक दिन में मान लेते हैं कि 1000 बच्चा पैदा होता है। 1000 बच्चा पैदा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम से कम 10 बच्चे या 100 बच्चे मर जाते हैं। पैदा कितने हुए, 900 बच्चे पैदा हुए। अब ये 900 बच्चे पैदा जो हुए, अगले एक और दिन का रेशो ले लेते हैं, ऐसे इन सभी दिनों का रेशो निकाल के टोटल एक महीने के रेशो पे पहुंचेंगे, तो जितने मर गए और जितने पैदा हुए उन दोनों के डिफरेंट को निकाल लोगे तो ये होता है प्राकृतिक, नेचुरल। इतनी जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी है, ये नेचुरल है, ये कुछ नहीं कर सकते आप, इतना होना ही होना है। फिर होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक प्लेस है, एक जगह है, यहाँ पे कितने बच्चे मरे और कितने बच्चे जिए, उनके बीच का डिफरेंट अगर आप पता करेंगे तो नेचुरल जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली समझने के लिए इस सिनेरियो को इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करा गया है और इस फॉर्मूले के ऊपर आपने पूरा फोकस कर लेना है। फोकस क्या करना है, डेथ और बर्थ रेट, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स नेचुरल पता चल जाता है। लेकिन किसी एक जगह पर कितने लोग आए और कितने लोग गए, यानी कितने आए कितने लोग गए, उनके बीच का डिफरेंट भी अगर आप पता कर लेंगे तो भी हमें एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता चल जाती है। मान लीजिए कि 100 लोग आए, इन माइग्रेशन हुए, और 90 लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहीं बस गए, आउट माइग्रेशन जो है 90 लोगों का हो गया, तो फिर भी तो 10 लोग जो है वो क्या कहते हैं नेचुरली बचे ना। और यहाँ पर अगर 100 लोग पैदा हुए, 90 लोग मर गए, तो ऑफकोर्स फिर भी नेचुरल बचा 10, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ऑफकोर्स 20 होता है, जैसे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं। किसी एक प्लेस का एक्चुअली अभी इतना तो है ही, तो ये अनुमानित और दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं नेचुरल वृद्धि, इन दोनों में ये डिफरेंट होता है। एग्जामिनर कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कर लेता है। इन फ्यूचर अगर आप जाते हैं तो किसी एग्ज़ाम की कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मुझे लगता है वहाँ पे ना एग्जामिनर आपसे इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप फॉर्मूले बिहाफ पे कहीं कुछ पूछ ले आपसे, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं। थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। माइग्रेशन के ऊपर एक सिनेरियो है, ये आई थिंक सेकंड चैप्टर में आना चाहिए था, लेकिन सेकंड चैप्टर डिलीट हो चुका है इस बार, तो ये मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखो, जब आप किसी प्लेस ऑफ ओरिजिन से निकलते हैं, तो उस समय आप यहाँ पे एमिग्रेशन कहलाते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये प्लेस अच्छा नहीं था, आप दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, आप इधर आ गए, तो अभी आप यहाँ पे कहलाए इमिग्रेशन। इसे बोलते हैं अप्रवासी, इसे बोलते हैं उत्प्रवासी। तो ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपका हो गया, अब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है दोस्तों, मेरे दोस्तों, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, अभी हमने पहले भी इसको बता दिया था, बस नाम चेंज हो जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट सेकंड चैप्टर में ज़्यादा है, तो आप थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए, 19-20 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अब बात करते हैं जनसंख्या डबल कैसे होती है। डबल, अपनी जनसंख्या का डबल होना। जैसे मान लीजिए कि एक जनसंख्या, अभी भारत की जनसंख्या 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हम लोग लगभग 135 करोड़ की आबादी थी। सॉरी 135 करोड़ तो हम 2025 तक होने वाले थे, लेकिन 100 क्या कहते हैं, आई थिंक 25 से 21 करोड़ की आबादी हमारी 2011 में थी। रेशो में एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन लगभग इतना था। लेकिन कहता है कि अपनी जनसंख्या का डबल होने के लिए किसी भी कंट्री को 36 साल लगते हैं अपनी जनसंख्या का डबल होने के लिए। तो ये एक रेशो निकल के आया है। इस हिसाब से अगर आप ये चार्ट पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ये फॉर्मूले पे भी आप फोकस कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूले को आपको कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत आसान है। यानी कि होता है डेकेल। डेकेल ईयर होता है हर 10 साल का। हर 10 साल का अगर आपको निकालना है तो आपने क्या करना पड़ता है, ये सिनेरियो आप खुद निकाल लीजिएगा। P2 को माइनस करिए P1 से, P2 बेस ईयर इंटू बाय आपका हो गया 100। ये होता है डेकेड। मतलब मान लीजिए P2 को P1 लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे P2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, मतलब इसमें नॉर्मल सा क्या बताया हुआ है, P1 पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, और P2 पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर। मतलब अभी मान लीजिए मैं एक रैंडमली एग्जांपल लेके चलता हूँ कि प्रेजेंट अभी हमारी 137 करोड़ की आबादी है। उसके बाद ये हो गया आपका क्या कहते हैं P2 137 करोड़, और पिछले साल हमारी लगभग आबादी थी 130 करोड़ एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया इनटू, और इसके आपने इससे माइनस कर दिया तो ये हो गया 7, ये हो गया 173 इंटू आपने कर दिया 100, ये हो गया 700 और ये हो गया 137। अब इसका परसेंटेज जो आप निकाल लोगे, ये परसेंटेज बताता है कि 10 साल के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ी ही। वो नेचुरल ग्रोथ हुआ, 10 साल के अंदर कितना ग्रोथ हुआ वो ये बता देता है। तो इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हो हर 10 साल के अंदर कितना ग्रोथ रेट बढ़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेट कब बढ़ा, 1749 के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। अब ये एग्जैक्टली एक रीज़न हो सकता है कि 24.80% 10 साल के अंदर बढ़ गए। और ऐसा कहा जाता है कि वार्षिक ईयर की अगर देखें हम लोग तो 2.4 ईयर्स तो हम हर साल बढ़ रहे हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट हमारा इतना हो रहा है। तो ये एक सिनेरियो है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से 2040 तक चाइना को तो हम पीछे कर देंगे, चाहे हम किसी चीज़ में लोगों को पीछे करें ना करें। पर हमारे देश की खासियत ये, जनसंख्या को बहुत ही गंदी तरीके से वो बढ़ाया जा रहा है। जनसंख्या का ज़्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप डिसाइड करिए, हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा जनसंख्या का बढ़ना या घटना अच्छी बात है या नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, दोस्तों ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, ये वाला आगे वाले सेशन के अंदर आएगा। लेकिन मैं आपको जो बात बताता हूँ वो ये बताता हूँ, ये आपकी बुक में है। इवन इसके 4 स्टेजेस हैं, मैंने 3 स्टेजेस लिखे हुए हैं, मैं चौथा स्टेज भी आपको बता दूंगा। पहला स्टेज में ये बता रखा है कि आई थिंक ये जो पहला स्टेज है, मुझे एग्जैक्टली टाइम पीरियड तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या है। ये बताया हुआ है कि 1901 से लेके 1921 का टाइम पीरियड, 1901 से लेके 1921 का टाइम पीरियड ये है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोरालिटी। कहने का मतलब इस समय पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती भी थी और घटती भी थी। ये वो समय था जिस समय पे लोगों को ना तो फैमिली प्लानिंग के बारे में पता था और ना ही हम लोगों के पास अच्छा मेडिकल केयर सिस्टम था। इसलिए जनसंख्या बढ़ती तो थी लेकिन मर भी जाती थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोग अनपढ़ थे, फैमिली प्लानिंग नहीं पता था, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो इस टाइम पीरियड को मैं कह सकता हूँ कि इस समय स्थिर थी। इसे हम इंग्लिश में लिखें तो इसे स्टेगमेंट बोला जाता है, स्टेगनेंट बोला था, सॉरी स्टेगनेंट। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा, हिंदी में से स्थिर बोला जाता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो की बात करी जाए तो ये सिनेरियो दोस्तों 2021 से लेकर आई थिंक 19, मोटा बता रहा हूँ मैं, 1951 तक इसे देखने को मिलता है। इस समय पे लोगों की मरने की जनसंख्या जो थी वो काफ़ी हद तक मरने की जनसंख्या वो रुक गई थी। थोड़ी बहुत हमें एडवांसमेंट हो चुका था, सैनिटेशन हेल्थ केयर कंडीशन काफ़ी अच्छा हो चुका था, लोगों का मरने वाली क्षमता जो है वो दोस्तों नहीं थी। इस टाइम पीरियड पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होने लग गया था। देन फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड पे मरने वाली जनसंख्या तो कम होगी पर पैदा होने वाली जनसंख्या ज़्यादा होगी। लेकिन जो बूम करा, जो जनसंख्या को बूम करा, वो दोस्तों 1951 से लेके 1981 तक का सिनेरियो, इवन 1999 तक।
टाइमलाइन पे मत जाइएगा, ये तो आपकी आपकी सहूलियत के हिसाब से सरकार ने दे रखा है, लेकिन आप ये देख के चलिएगा जिस टाइम पीरियड पर ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से हुई वो दोस्तों ये थी। पॉपुलेशन उस समय पे अर्बनाइज हो चुकी, लोग लिटरेट हो चुके थे और हाई टेक्नोलॉजी लोगों के पास आ चुकी थी। इसके बाद चौथा स्टेज जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो स्टेज में लिखा हुआ है कि हाँ जनसंख्या स्टेबल हो गई थी। मैंने यहाँ जनसंख्या स्टेबल लिख दिया, आबादी स्थिर तो थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन ये टाइम पीरियड बूम का टाइम पीरियड था। इस समय जनसंख्या बहुत तेजी से फट गई, दैट मीन्स बहुत तेजी से बढ़ गई। और जो चौथे स्टेज थी उसमें जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोगों को फैमिली प्लानिंग वगैरह वगैरह समझ में आ चुका था। तो ये थोड़ी स्टेजेस है जो आपको समझना है। फिर रीजनल वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, रीजनल वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि किस समय पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह। अभी वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, ये स्टोरी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले पार्ट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो के थ्रू। और थोड़ी भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ वैल्यू दे के जा रही है, दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े। आपका सीज़न जो भी 2022 होगा उसमें बहुत अच्छा रॉक करेंगे एग्जाम को लेके। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट, उसके साथ सोशोलॉजी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए इस साल आएगा। तो लाइव सेशन पे भी मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे ज़रूर इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बी द मेंबर ऑफ द ई पाठशाला चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये कंटेंट थोड़ा बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।